नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में। इन दिनों सियासत का यह अखाड़ा घमासान का सबब बना हुआ है। मौसम के तल्ख तेवरों के साथ ही सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। फिलहाल आज हम आपके लिए लाए हैं अलग अलग लोकसभा सीटों की ताजा और गर्मा गर्म चुनावी चर्चा। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे चुनावी रणनीतियों की, राजनीतिक दलों की चुनौतियों और जनता जनार्दन की अपने नेताओं से उम्मीदों की। तो देखिए हमारा खास कार्यक्रम चुनावी अखाड़ा। चुनावी अखाड़े में पहली रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे तो सियासी माहौल के साथ ही समीकरण में उलटफेर होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, खाटी सपाइयों के साथ ही अलग अलग वर्गों के समर्थक उनसे मिलने को उत्सुक दिखे। बहरहाल पार्टी कार्यकर्ताओं के पूरे जोश खरोश के साथ समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया है। अखिलेश यादव के आने से अब यह सीट हाई प्रोफाइल बन गई है, जिसके बाद यहां से बीजेपी की जीत उतनी आसान नहीं दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। पेश है ये रिपोर्ट। कन्नौज से अखिलेश का कनेक्शन। अखिलेश यादव 2000 में कन्नौज सीट पर हुए उपचुनाव में पहली बार सांसद चुने गए थे। वो 2004 और 2009 में भी इसी सीट से सांसद रहे। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। 2012 में कन्नौज सीट पर उपचुनाव हुए। उपचुनाव में अखिलेश की पत्नी डिंपल निर्विरोध चुनी गई थी। 2014 के आम चुनाव में डिंपल ने इसी सीट से जीत दर्ज की थी। 2019 के चुनाव में डिंपल भाजपा के सुब्रत पाठक से हार गई। सबसे हॉट सीट बनी कन्नौज सीट। कन्नौज लोकसभा सीट इस समय उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट बनकर उभरी है। इसके पीछे की वजह है कि यहां से खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव रण में कूद पड़े हैं। फिलहाल कन्नौज की राजनीति शतरंज की बिसात सी नजर आ रही है। एक तरफ अखिलेश यादव हैं तो दूसरी तरफ भाजपा से मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक मैदान में हैं। सपा प्रमुख ने अपने चुनाव को कन्नौज क्रांति का नाम दिया है तो सुब्रत पाठक ने उस पर पलटवार किया है। क्या है कन्नौज का जातीय गणित? ये सीट यादव मुस्लिम बाहुल्य सीट है। यहाँ के समीकरण सपा के लिए मुफीद रहे हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में कुल करीब 18 लाख मतदाता हैं, जिनमें 10 लाख पुरुष और 8 लाख महिलाएं शामिल हैं। कन्नौज में करीब 16% मुस्लिम, करीब इतने ही यादव, 15% ब्राह्मण मतदाता, करीब 10% राजपूत और 39% अन्य जाति वर्ग के मतदाता हैं। यहाँ बड़ा हिस्सा दलित वोटर्स का भी है। कन्नौज क्रांति पर सियासी घमासान। आपको बता दें कि कन्नौज में गुरुवार को सपा और भाजपा दोनों प्रत्याशियों ने नामांकन भी करा दिया है। गौरतलब है कि अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि कन्नौज से बीजेपी की पराजय इतिहास में कन्नौज क्रांति के नाम से जानी जाएगी। कन्नौज क्रांति होकर रहेगी। सपा ने पहले यहां से तेज प्रताप को टिकट दिया था, लेकिन पार्टी ने अपना मन बदलकर अखिलेश को उम्मीदवार बना दिया। कन्नौज का इतिहास बहुत शानदार रहा है। कन्नौज का कारोबार उसने अपना न केवल भारत में बल्कि दुनिया में स्थान बनाया। यहाँ के लोगों की मदद, यहाँ के कारोबार, यहाँ के लोगों की खुशहाली के लिए, और जो विकास रुक गया है, जो विकास थम गया है, जिस विकास को जानबूझ करके बीजेपी के लोगों ने इसलिए रोका क्योंकि समाजवादियों ने वो काम शुरू किए थे। बीजेपी के लोगों ने नकारात्मक राजनीति की। उनकी भाषा, उनका व्यवहार, उनका काम करने का तरीका, बीजेपी के लोगों ने न जाने कई बार, कितनी बार लोगों को अपमानित किया है। यहाँ की जनता एक बार फिर प्यार, मोहब्बत, मिलीजुली संस्कृति, आपस में भाईचारा, उसका दौर शुरू करेगा। वहीं नामांकन से पहले सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि कन्नौज से कोई भी आ जाए, जीत उनकी ही होने वाली है। ये चुनाव देश का चुनाव है।
वहीं अखिलेश यादव के कन्नौज क्रांति पर सुब्रत पाठक ने कहा कि उन्हें अपने पिता से सीखना चाहिए था कि क्रांति सोशल मीडिया पर नहीं होती है, जमीन पर होती है और वो जमीन पर कहीं नहीं है। वो कोई टिपिकल नहीं हुआ है, तो टिपिकल तो उनके लिए हुआ है ना। वो तो देखो तेज प्रताप को टिकट दिया और फिर उनके लोगों ने बोला नहीं तेज प्रताप नहीं जीत पाएंगे, आप ही आइए। तो अब वो आप आओगे तो ही लड़ाई हो पाएगी। तो कुल मिलाकर वो भी जानते हैं कि लड़ाई होगी, मतलब लेकिन को तरफा भारतीय जनता पार्टी पहले जीत जाती तो अब स्वाभाविक है कि अब लड़ाई होगी और लड़ाई में लेकिन विजय भारतीय जनता पार्टी की होगी। अच्छा, अचानक अमेठी में भी सुना है कि 48 घंटे के अंदर बदला जा रहा है प्रत्याशी। हाँ तो आने चाहिए ना। देखो चुनाव हम छोड़कर भाग गए, सोनिया गांधी रायबरेली छोड़कर भाग गई, राज्यसभा में चली गई, क्यों? तो ये एक ही डर होता है कि हम हार ना जाएं। अब ठीक है, राहुल जी के ऊपर तो हार का कलंक लग ही चुका है, अखिलेश जी के ऊपर तो हार ही चुके हैं। मान लो डिम्पल जी हार गई तो बात तो एक ही है, अखिलेश डिम्पल कोई हारे तो स्वाभाविक है। घर की महिला जब होती है तो स्वाभाविक है हम लोगों की तरफ प्रतिष्ठा ज्यादा लगी होती है। तो कुल मिलाकर जब डिम्पल जी यहाँ से हार ही चुकी हैं तो अब अखिलेश हार जाएंगे तो कौन फर्क पड़ेगा? तो इसलिए क्या फर्क पड़ता है? खोई सीट पुनः हासिल करने का दाव। फिलहाल देखा जाए तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज की खोई हुई सीट पुनः हासिल करने के लिए आखिरकार खुद ही मैदान में उतरने का निर्णय ले लिया है। इंडिया खेमे को भरोसा है कि पहले चरण में उसके हिस्से में 3 से 4 सीटें आएंगी। इस संभावित सफलता को अगले चरणों में दोहराने और उत्साह बनाए रखने के लिए भी अखिलेश यादव ने मैदान में उतरने का निर्णय लिया। वहीं स्थानीय संगठन ने अखिलेश से मिलकर स्पष्ट कर दिया था कि तेज प्रताप यादव के लड़ने पर उतना समर्थन नहीं मिल पाएगा जितना अखिलेश यादव को बतौर प्रत्याशी मिल सकता है। कन्नौज सीट की जंग। कन्नौज के मोहल्ला पटखाना निवासी नेहा पाठक निर्दलीय, कानपुर निवासी बसपा के इमरान बिन जफर, सैयदपुर सकरी पोस्ट मियागंज निवासी इरफान अली निर्दलीय, कन्नौज के मोहल्ला अंबेडकर नगर निवासी राज कठेरिया निर्दलीय, कानपुर देहात के बरिवन निवादा निवासी शैलेंद्र कुमार भारतीय किसान परिवर्तन पार्टी, छिबरा मऊ के बस्तीराम निवासी सुनील भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, महादेवपुरवा निवासी आलोक कुमार वर्मा राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी, रामबख्श सिंह राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी, छिबरामऊ के मेदेपुर निवासी अंकुर प्रताप सिंह राष्ट्रीय जनसंचार दल, हरिपुर निवासी राम लखन अनारक्षित समाज पार्टी, मतौली गांव निवासी सिनोद कुमार निर्दलीय। सीट बदलने में कंफ्यूजन या रणनीति। उत्तर प्रदेश में साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद अगले 2 वर्ष तक समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सैफई के अलावा अगर किसी क्षेत्र का सबसे ज्यादा दौरा किया तो वो कन्नौज है। बता दें कि पार्टी के हर फैसले लेने वाले अखिलेश यादव खुद अभी तक उम्मीदवारों के फेरबदल के दायरे से बाहर नहीं निकल सके। समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बदलने के मामले में दूसरे सभी राजनीतिक दलों को पीछे छोड़ दिया है। ऐसे में बस एक ही सवाल उठता है कि आखिर क्यों सपा मुखिया अखिलेश यादव इतने कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि कन्नौज से समाजवादी पार्टी के एक संगठन ने लखनऊ में अखिलेश यादव से मीटिंग की और कहा कि तेज प्रताप की जगह अगर अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ते हैं तो वो बाजी पलट सकते हैं। ऐसी खबरें हैं कि स्थानीय नेताओं का कहना था कि कन्नौज की आधी जनता तेज प्रताप के बारे में सही से जानती भी नहीं है। इसके बाद अखिलेश कन्नौज से चुनाव लड़ने के लिए राजी हो गए। 25 अप्रैल यानी नामांकन से ठीक पहले अखिलेश यादव को अपना मन बदलना पड़ा। सपा ने इन सीटों पर बदले प्रत्याशी। सपा ने बदायूं, मेरठ, मुरादाबाद, मिश्रिक, गौतम बुद्ध नगर सीट से उम्मीदवार बदले। अब कन्नौज से उम्मीदवार बदलने के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि लोकसभा चुनाव की रड़ में कन्नौज सीट से क्यों अखिलेश को खुद उतरना पड़ा? क्यों तेज प्रताप की उम्मीदवारी के ऐलान के 48 घंटे के भीतर ही हटाने की नौबत आ गई? जैसा कि मालूम है कि सपा ने कन्नौज सीट से अखिलेश के भतीजे तेज प्रताप यादव को टिकट दिया था। तेज प्रताप की उम्मीदवारी के ऐलान के बाद से ही सपा की लोकल यूनिट इस फैसले के विरोध में उतर आई।
कहा गया कि लोकल नेता किसी भी सूरत में पार्टी की स्थिति कन्नौज से कमजोर होने देने का मौका नहीं चाहते। बहरहाल स्थानीय नेताओं कार्यकर्ताओं की नाराजगी और लोकल लेवल से मिले इनपुट के बाद सपा अपना गढ़ रहे कन्नौज को लेकर किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। शायद इसलिए तेज प्रताप को हटाने की नौबत आई। दरअसल पार्टी लोकल यूनिट की नाराजगी के साइड इफेक्ट्स आजम खान के गढ़ रामपुर में देख चुकी है। रामपुर में सपा के कई नेताओं ने पार्टी उम्मीदवार की बजाय बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवार के समर्थन का ऐलान कर दिया था। अब रामपुर में टिकट को लेकर लोकल नेताओं की नाराजगी का असर कितना होता है, ये तो नतीजों से ही पता चलेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि अखिलेश अब सतर्क हो गए हैं और इसलिए सपा कई जगह टिकट का ऐलान करने के बाद 2 से 3 बार तक उम्मीदवार बदल रही है। सपा का गढ़ कन्नौज का संसदीय इतिहास। पहले सांसद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे। लोहिया 1967 में सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर कन्नौज सीट से जीतकर संसद पहुंचे थे। इस सीट का मुलायम परिवार से पुराना नाता बना। 1998 में सपा के टिकट पर प्रदीप यादव जीते थे। 1999 में यहां से मुलायम सिंह यादव को जीत मिली। मुलायम के ये सीट छोड़ने के बाद उपचुनाव में अखिलेश जीते। 2019 में यहां से डिंपल को बीजेपी के सुब्रत पाठक ने हरा दिया। डिंपल की हार के बाद से ही अखिलेश इस इलाके में एक्टिव हो गए थे। यूपी निकाय चुनाव के दौरान अखिलेश ने कन्नौज से लोकसभा सीट लड़ने के संकेत भी दिए थे। कहा तो ये तक जा रहा था कि खोया गढ़ वापस पाने के लिए सपा के सामने सबसे मजबूत विकल्प यही है कि खुद अखिलेश मैदान में उतरे। बहरहाल सपा नेताओं को ये उम्मीद है कि अखिलेश के मैदान में आने से यादव मुस्लिम मतदाता गोलबंद होंगे ही। पार्टी के हर जाति वर्ग से मुलायम के भावात्मक लगाव का लाभ भी मिल सकता है। अखिलेश इस सीट से एक उपचुनाव समेत लगातार 3 चुनाव जीत चुके हैं और वो इस सीट के लिए नए नहीं हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो चुनावी अखाड़ा, हमारी खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में एक ब्रेक का वक्त हुआ है और ब्रेक के बाद हम चुनावी अखाड़ा में कुछ अन्य दिलचस्प आंकड़ों की बात करेंगे। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 12 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को यानी कि शुक्रवार को प्रत्याशियों के भाग ईवीएम में कैद होने जा रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटें हैं। आपको बता दें कि इन 8 लोकसभा सीटों में 7 पर बीजेपी का मौजूदा समय में कब्जा है, जबकि अमरोहा सीट बसपा के कब्जे वाली सीट है। यूपी की इन सीटों में से कई पर मुकाबला त्रिकोणीय रहा है, जबकि किसी सीट पर टक्कर सीधे सीधे बीजेपी और गठबंधन प्रत्याशियों के बीच रही है। इस रिपोर्ट के माध्यम से समझिए। अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा संसदीय सीट। इस चरण की अमरोहा को छोड़कर बाकी सभी सीटें बीजेपी ने 2019 में जीती थी। अमरोहा सीट बसपा के खाते में गई थी। आरएलडी इस बार बीजेपी के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरी है। कांग्रेस के साथ सपा मिलकर चुनाव लड़ रही है। बसपा अकेले दम पर अपनी किस्मत आजमा रही है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की सीटों पर वोटिंग होने के बाद अब दूसरे फेज में पश्चिमी यूपी की ब्रिज क्षेत्रों की सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान हो रहा है, जिसके चलते सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। यह चरण बीजेपी के लिए जितना अहम है, उतना ही कांग्रेस की साख दांव पर लगी है। आपको बता दें कि सपा के इस चरण में खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन बीजेपी को अपनी सीट बचाए रखने के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे में देखना है कि दूसरे चरण में किसका पलड़ा भारी रहता है। यूपी के दूसरे चरण का सियासी समीकरण। दूसरे चरण में 8 में से 7 सीटें बीजेपी चुनाव लड़ रही है। बागपत सीट पर एनडीए गठबंधन में शामिल आरएलडी चुनाव लड़ रही है। इंडिया गठबंधन में 4 सीटों पर सपा और 4 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस गाजियाबाद, मथुरा, बुलंदशहर, अमरोहा सीट पर चुनाव लड़ रही है। सपा ने नोएडा, अलीगढ़, बागपत और मेरठ सीट पर उम्मीदवार उतारे हैं।
इंडिया गठबंधन में सपा और कांग्रेस की बराबर की साख दांव पर है। मथुरा सीट पर ड्रीम गर्ल की हैट्रिक। मथुरा लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। इस सीट से लगातार 2 बार फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी चुनाव जीत रही हैं। इस बार फिर से बीजेपी ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने मथुरा सीट से मुकेश धनगर को टिकट दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने यहां जाट बिरादरी से आने वाले IRS रहे सुरेश सिंह को प्रत्याशी बनाया है। RLD और बीजेपी का समर्थन है। यह सीट जाट बाहुल्य मानी जाती है, जहां से बसपा के जाट प्रत्याशी उतारने से मुकाबला रोचक हो गया है। माना जा रहा है कि मथुरा सीट पर बसपा अगर जाट दलित वोटों को जोड़ने में कामयाब रही तो बीजेपी के लिए चिंता बन सकती है। मेरठ सीट बीजेपी बनाम बसपा की लड़ाई। मेरठ लोकसभा सीट पर बीजेपी से अरुण गोविंद मैदान में है, जो धारावाहिक रामायण में प्रभु राम की भूमिका निभा चुके हैं। सपा यहां से सुनीता वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। बसपा ने देवव्रत त्यागी किस्मत आजमा रहे हैं। पिछली बार मेरठ सीट पर बीजेपी बहुत मामूली वोटों से जीत दर्ज कर पाई थी। बसपा के याकूब कुरैशी ने राजेंद्र अग्रवाल को कांटे की टक्कर दी थी। इस बार याकूब परिवार बसपा के देवव्रत त्यागी को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंकती है, जिसके चलते सपा के योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा के लिए काफी चुनौती खड़ी हो गई है। मेरठ का चुनाव बीजेपी बनाम बसपा होता नजर आ रहा है। अमरोहा में हाथी बिगाड़ेगा कांग्रेस का खेल। वहीं अमरोहा लोकसभा सीट पर बीजेपी से कंवर सिंह तंवर, कांग्रेस से कुंवर दानिश अली और बसपा से मुजाहिद हुसैन के बीच टक्कर है। ये सीट मुस्लिम बाहुल्य सीट मानी जाती है। ऐसे में बसपा ने कांग्रेस सपा गठबंधन की ओर से मुस्लिम प्रत्याशी होने से मुस्लिम वोटों में बिखराव तय है। बसपा ने मुस्लिम कैंडिडेट उतार कर कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया है। बसपा प्रमुख मायावती ने अमरोहा सीट पर प्रचार करते हुए कहा था कि दानिश अली ने मुस्लिमों को धोखा दिया है और उनके साथ गद्दारी की है। बीजेपी और RLD के साथ होने के कंवर सिंह तंवर मजबूत माने जा रहे हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियों के बीच तालमेल नहीं बन पा रहा है, जिसके चलते कई बार टकराव की स्थिति बनी है। गाजियाबाद सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला। गाजियाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी ने 2 बार सांसद रहे जनरल VK सिंह का टिकट काटकर अतुल गर्ग पर दांव लगाया है। वहीं गठबंधन में यह सीट कांग्रेस के पाले में है। कांग्रेस ने यहां से डॉली शर्मा को टिकट दिया है, तो बसपा ने नंद किशोर पुंडीर मैदान में है। VK सिंह के टिकट काटने के चलते माना जा रहा है कि ठाकुर समुदाय के बीच नाराजगी भी है, क्योंकि ठाकुर संगठन लगातार पंचायत कर बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करने की अपील कर रहे हैं। बीजेपी पिछले 3 चुनाव से गाजियाबाद सीट जीत रही है, जिसके चलते इस बार मजबूत दावेदारी मानी जा रही है, लेकिन कांग्रेस और बसपा के चलते त्रिकोणीय जंग मानी जा रही है। गौतम बुद्ध नगर सीट पर त्रिकोणीय फाइट। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर नोएडा लोकसभा सीट से बीजेपी ने लगातार 2 बार सांसद रहे डॉक्टर महेश शर्मा की जीत की हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में उतरे हैं। सपा ने महेंद्र नागर को उतारा है, तो बसपा ने राजेंद्र सोलंकी को उतारकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। नोएडा सीट पर तीनों प्रत्याशी अलग अलग जातियों से है। ऐसे में इस सीट पर लड़ाई दिलचस्प है, क्योंकि सपा ने गुर्जर मुस्लिम यादव समीकरण बनाने पर दांव चला है, तो बसपा ने ठाकुर दलित समीकरण के सहारे जीत का ताना बाना बुना है। नोएडा सीट पर ठाकुर मतदाता बड़ी संख्या में है, जो बीजेपी के परंपरागत वोटर माने जाते हैं, लेकिन बसपा के उतरने के बाद से महेश शर्मा की टेंशन बढ़ गई है। इस तरह नोएडा लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। बुलंदशहर सीट पर बसपा बनाम बीजेपी। अब बात बुलंदशहर सीट की, जहां अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इस सीट पर भी पिछली 2 बार से लगातार बीजेपी का कब्जा रहा है। बीजेपी ने एक बार फिर से भोला सिंह को मैदान में उतारा है, तो बसपा ने नगीना सीट से सांसद गिरीश चंद्र पर दांव खेलकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। इंडिया गठबंधन में यह सीट कांग्रेस के खाते में आई है। कांग्रेस ने बुलंदशहर सीट से शिवराम वाल्मीकि को उतारा है। 2009 को छोड़कर 1991 से लगातार बीजेपी बुलंदशहर सीट को जीतती आ रही है। कांग्रेस प्रत्याशी शिवराम वाल्मीकि की तुलना में गिरीश चंद्र मजे हुए नेता माने जा रहे हैं, जिसके चलते अब चुनावी लड़ाई बीजेपी बनाम बसपा होती दिख रही है। अलीगढ़ सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला। अलीगढ़ लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी ने यहां वर्तमान सांसद सतीश गौतम को मैदान में उतारा है। बसपा ने यहां मुस्लिम प्रत्याशी गुफरान नूर का टिकट काटकर बीजेपी से आए हितेंद्र कुमार को टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी से जाट बिरादरी के विजेंद्र सिंह मैदान में है।
इस सीट पर भी मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं, लेकिन तीनों दलों में किसी ने मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा है, जिसके चलते मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। बसपा से ब्राह्मण प्रत्याशी और सपा से जाट प्रत्याशी उतरने के चलते बीजेपी के सतीश गौतम की टेंशन बढ़ गई है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर छत्तीसगढ़ में चुनावी घमासान मचा हुआ है। महासमुंद लोकसभा सीट की अगर बात करें तो यहां रोजगार, विकास, नदियों की सफाई अहम मुद्दे हैं। जनता की जुबान पर ये मुद्दे देखने को मिल जाएंगे। देखने वाली बात यह होगी कि जनता मतदान के वक्त किस दल को अपनी वरीयता देती है और किसके सिर पर ताज सजाती है। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ की महासमुंद लोकसभा सीट में 8 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। बीजेपी का गढ़ रही इस सीट पर पार्टी का 2009 से कब्जा है। महासमुंद लोकसभा सीट को कभी कांग्रेस का किला कहा जाता था, लेकिन 2009 से बीजेपी ने इस पर कब्जा कर लिया। इस बार चुनाव में बीजेपी ने यहां से ओबीसी वर्ग की पूर्व विधायक रूप कुमारी चौधरी को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने इस सीट से छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को उम्मीदवार बनाया है। महासमुंद में आराम मिलों और चावल मिलों के बंद होने की वजह से यहाँ के लोगों में बेरोजगारी अहम मुद्दा है। धमतरी में मुद्दे तो पिछड़ा वर्ग हो गया हमारा धमतरी, न रेल का सुविधा है। यहाँ से बिजनेस काफी होती थी पहले, जब से ये सब उधर चले गया तो यहाँ कोई काम नहीं। पहले टिम्बर वगैरह ये वो राइस मिलर वगैरह, इससे धमतरी चलता था। यहाँ इंडस्ट्री कोई नहीं है। मैं महासमुंद लोकसभा क्षेत्र का निवासी हूं और हम लोग चाहते हैं कि राजिम में रेलवे राजिम से देवभोग तक के लिए बड़ी रेल लाइन होनी चाहिए, जिससे व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से यहाँ रेलवे जरूरी है। ये रेलवे की मांग बरसों पुरानी है, इसलिए राजिम से देवभोग रेल लाइन का यहाँ विस्तार किया जाना चाहिए। ऐसा मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करूंगा। महानदी, पैरी और सोंढूर नदी का संगम होने की वजह से राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। राजिम विधानसभा क्षेत्र के लोगों का कहना है कि नदियों की सफाई और विकास की कमी यहाँ अहम मुद्दे हैं। विकास की गति में तो पिछड़ते हुए ही नजर आया है हमारा राजिम विधानसभा, खासकर महासमुंद लोकसभा के अंतर्गत आने वाला विधानसभा है। ये छत्तीसगढ़ का प्रयागराज कहलाने वाला राजिम है, जहाँ नदी का अस्तित्व खत्म हो रहा है। अस्थि विसर्जन के लिए बाहर से लोग आते हैं, जो इलाहाबाद के तर्ज में यहाँ पे करते हैं काम। इसके लिए नदी का संरक्षण भी होना चाहिए, साफ सफाई व देख रेख इनकी होनी चाहिए। वर्तमान में देखा जाए तो राजिम का आबादी पहले से डबल और तिबल हो गया है। जिस हिसाब से पहले राजिम में सुविधा युक्त छोटा था, आज राजिम चौगुना हो चुका है। यहाँ कुंभ का मेला लगता है, उस हिसाब से यहाँ चौड़ीकरण नहीं हुआ मेले का, रोड का, और चौड़ीकरण नहीं, साथ साथ में उसमें डिवाइडर भी नहीं है। आने जाने वाले मेले के समय में बहुत परेशानी होते हैं। खुद मंत्री लोग महसूस करते हैं, जितने मंत्री लोग आते हैं। महासमुंद में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। तो हमारी खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।